Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is Mohammad Numan here. आज हम क्लास 9th का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की बुक से, जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। तो बगैर अपने वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इसमें हम साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा उसके जितने भी स्टेप्स हैं उनको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझसे आसान से आसान हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास टॉपिक का नेम है साइंटिफिक मेथड्स। कि साइंटिफिक मेथड्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, जिसमें इसके एक डेफिनेशन की बात की जाए तो वो ये है कि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, के ऐसे स्टेप्स जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इनके स्टेप डिस्कस कर लेता हूँ, उनके नाम वगैरह डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू ये साइंटिफिक मेथड या फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कह लें, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए कि स्टेप्स, कि ये वाले स्टेप्स मतलब इन स्टेप्स की मदद से साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल करना, उनको सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना, इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। कि अगर मैं उर्दू में यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने मसले की पहचान करनी है कि आपको इश्यू कौन सा है, आपने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए ना, जब आपको प्रॉब्लम पता होगी तब आप उसका सलूशन ढूंढेंगे। तो जब प्रॉब्लम्स ही पता नहीं होगी तो सलूशन कैसे पॉसिबल होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, कि मसले की पहचान करनी है, हमने प्रॉब्लम्स को ढूंढना है हमारे पास कि प्रॉब्लम्स है कौन सी हमारे पास। नंबर 2 पे आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को अगर मैं उर्दू में लिखूं तो इसको हम कह सकते हैं मुशाहिदा। मुशाहिदा करना मतलब कि गौर करना, गौर करना भी कह सकते हैं इसको। कि हम मसले की पहचान के बाद उस चीज पे गौर करेंगे, देखेंगे कि ये मसला या ये प्रॉब्लम्स हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, उसको ऑब्जर्व करेंगे उस प्रॉब्लम्स को। थर्ड पे आ जाता है हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं मफरूजा। मफरूजा देना, अपनी राय देना, प्रेडिक्शन देना यहाँ पे कि शायद ये हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता। मतलब ये लफ्ज शायद आ रहा है ना, शायद का लफ्ज, कि शायद में हम कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल भी है, शायद ये इम्पॉसिबल भी हो सकती है। तो ये हाइपोथेसिस में भी ऐसा ही होगा कि आप अपना अंदाजा लगाएंगे किस्म का। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि या फिर मफरूजा या फिर अंदाजा। नंबर 4 पे आता है डिडक्शन। डिडक्शन को अगर हम उर्दू में लिखें तो इसका मतलब है कि आप यूं लिख लें, नतीजा अखज करना। हाइपोथेसिस से मतलब इससे जो आपने अपना अंदाजा लगाया उससे अपना नतीजा अखज करना है, आपने उसका नतीजा इससे आपने जोड़ना है जो अपने आपने हाइपोथेसिस दी होगी। मतलब डिडक्शन भी एक किस्म का नतीजा ही है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स, मतलब क्या, तजुर्बात। तजुर्बात करेंगे आप, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज ऐसे हो सकती है, अगर इस ये ऐसे है तो तब कैसे होगी। जब सब चीजें आप कर लेंगे उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कि अमल करेंगे, अमल करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आप उस पे। उसके करने के बाद
आपके पास एक फाइनली एक चीज रिपोर्ट बन के आ जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं कि नताइज। मेरी बात समझ रहे होंगे, उम्मीद है आप। देखिए, अब मैं आपको एक घरेलू एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये वाला स्टेप समझाना चाहूंगा। एक घर की मिसाल लेते हैं हम सबसे पहले, कि जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि पंखा खराब है, ये पंखा नहीं चल रहा। मतलब आप अपने घर में देखते हैं कि छत के साथ आपका पंखा नहीं चल रहा। तो सबसे पहले फर्ज कर लें ये एक आपके पास साइंटिफिक मेथड है, मेथड इस्तेमाल करके हम पंखे को चलाएंगे। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी आता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे, अपना मसला देखेंगे, मसले की पहचान करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे अपने प्रॉब्लम्स की, कि पंखा नहीं चल रहा। मतलब सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, मसले की पहचान हो गई कि पंखा नहीं चल रहा, पंखा रुका हुआ है। फिर इसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पंखा नहीं चल रहा तो शायद बिजली नहीं होगी, या फिर वायर का मसला होगा, या फिर प्लग सही तरह से नहीं लगाया होगा, ये प्लग का मसला हो सकता है। मतलब आप गौर कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई। थर्ड नंबर पे आता है अंदाजा। क्या आप कह सकते हैं कि शायद इसकी तार का मसला हो, फिर आप कह सकते हैं कि शायद प्लग का मसला हो, या कोई और मसला हो सकता है। मतलब आप शायद कह रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद इसकी तार का मसला ना हो, इसके प्लग का मसला हो, वगैरह वगैरह। ये अब आप किस में आ जाते हैं, मफरूजे में। अंदाजा लगा रहे हैं, हाइपोथेसिस पेश कर रहे हैं अपना। उसके बाद हम आगे आते हैं डिडक्शन पे। फिर आप नतायज अखज करते हैं हाइपोथेसिस से, कि अगर डिडक्शन में एक लफ्ज टर्म इस्तेमाल होगी, आगे मैं आपको बताऊंगा, चलो मैं यहाँ भी दे देता हूँ कि अगर और तब, मतलब इफ एंड देन, ये दो टर्म है इस्तेमाल होते हैं डिडक्शन में। कि अगर, फिर आप सोचते अंदाजा लगाने के बाद अब फिर सोचेंगे कि अगर मैं इस पंखे का जो प्लग है, जो स्विच है, या फिर इसकी जो तार है, अगर मैं इसको तब्दील कर दूं तो शायद पंखा चल जाए। मतलब अभी आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं, अपनी डिडक्शन पेश कर रहे हैं कि अगर मैं वायर को वायर का फॉल्ट हुआ तो उसको मैं चेंज कर दूं तो तब क्या होगा, या अगर मैं प्लग को चेंज कर दूं तो तब क्या होगा। मतलब आपका जो डिडक्शन है, डिडक्शन वो होगा हाइपोथेसिस की बेस पे, जो आपने अंदाजा लगाया होगा। क्योंकि आपने अंदाजा लगाया होगा ना कि प्लग खराब है या फिर वायर का मसला है, और उसके बाद आप चले जाएं कि पंखे के जो पर हैं वो खराब हैं डिडक्शन में, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो हाइपोथेसिस होगा उसी से आपका डिडक्शन जुड़ा होना चाहिए। मतलब जो आपने हाइपोथेसिस में अपने जहन में ख्यालात आए, वही ख्यालात को आपने डिडक्शन में लेके आना है। तो हमारे जहन में हाइपोथेसिस में सिर्फ दो ख्यालात आए थे, कि अगर वायर का मसला हो सकता है या फिर प्लग का मसला हो सकता है। तो हम इधर भी कह रहे हैं कि अगर हम तार को तब्दील करते हैं तब क्या होगा, अगर हम प्लग को तब्दील करते हैं तो तब क्या होगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अमल करना शुरू करते हैं। आप उठते हैं और जाकर एक नया प्लग लेकर आते हैं, और उसको पहले वाले प्लग से तब्दील कर रिप्लेस कर देते हैं उससे। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, मेरी बात समझ रहे हैं, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, पंखा चलने लग गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो रिजल्ट जब हमारे पास आया कि पंखा चलने लगा, किस बेस पे, एक्सपेरिमेंट बेस पे।
मेरी बात समझ रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास मसला था पंखा नहीं चल रहा, फिर हमने ये सारे स्टेप को फॉलो करते हुए एंड में रिजल्ट निकाला, रिपोर्ट बनाई कि हमारा पंखा चल रहा है। वजह क्या थी? प्लग का मसला था। तो साइंटिस्ट भी ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करके साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये थी डेली लाइफ की एग्जांपल। अब आपने एक जहन में एक एग्जांपल रखनी है कि पौधा मुरझा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया कि पंखा रुक गया था, चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे अब आपने एक जहन में एग्जांपल रखनी है कि पौधा मुरझा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक बात आपने जहन में रखनी है। अब सारे स्टेप बाय स्टेप इस पौधे का मुरझाना और फिर एंड में इसको ग्रो अप करवाना, इसका सोल्यूशन ढूंढना, हम इस बेस पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखें, सबसे पहले है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम लिखा है, पूरा प्रॉब्लम्स होगा। तो इससे के डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी वर्ड्स हैं इसमें कि आइडेंटिफाइंग अ साइंटिफिक इशू, जो कि पहले भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि पौधा है वो मुरझा रहा है। आपको मसला पता चल गया, आपको मसले की पहचान हो गई कि पौधा मुरझा रहा है। प्रॉब्लम्स आपने ढूंढ ली कि पौधा मुरझा रहा है। अब बाकी स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं और उसको एंड में मतलब उसको ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसको कैसे हल करते हैं इस प्रॉब्लम्स को कि क्यों मुरझा रहा है। अच्छा, फिर हम उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके ऑब्जर्वेशन से मुराद क्या होगी? ये चीज मुशाहिदा करना या फिर गौर फिक्र करना उसके बारे में। तो यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कि आप 5 सेंसेस जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है इंसान को, उस बेस पे हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, देखना वगैरह वगैरह। ये सारी 5 सेंसेस जाती हैं, 5 हिस्से जो हमें अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं, उन चीजों के जरिए हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन की फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो नाम से ही आपको जहन में आ रही होगी, क्वालिटी बेस पे, कि ऐसी खुसूसियात जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मैयर मतलब माप नहीं सकते, उनको नाप भी नहीं सकते हम। जैसे कि हम इधर कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर, कि आप कलर को कैसे मापेंगे? तो ये इम्पॉसिबल है। या फिर आप एग्जाम्पल ले लें कि एक बंदा हंस रहा है, आप उसको कैसे मापेंगे कि कितने हंस रहा है, कितना सेंटीमीटर हंस रहा है, वगैरह वगैरह जेहन में लेके आ जाए। तो ऐसी चीजें जिनको आप माप नहीं सकते, मैयर नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है जैसे फूलों का रंग वगैरह हो गया, और उसके बाद है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है, क्वांटिटी से मतलब इसका मतलब होता है मिकदार, कि इसमें नंबर्स की बात होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर, कि हम इसमें किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं उसको। जैसे कि नंबर्स ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री, कि एक दरख्त पर कितने परिंदे बैठे हैं, इसको हम गिन सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, मतलब इसको माप सकते हैं, हम गिन सकते हैं, इसको नंबर्स में आ जाता है, क्वांटिटी में आ जाता है, नॉट अ क्वालिटी। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब रही बात उस पौधे की जो कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि सबसे पहले पौधा मुरझा रहा है, आपने प्रॉब्लम तो पहचान कर लिया, रिकॉग्निशन कर ली उसकी। अब ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे क्वालिटी में कि ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप 5 सेंसेस के जरिए। क्वालिटेटिव बेस पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव बेस पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि वो मुरझा रहा है तो उसका कलर कैसा हो रहा है, या फिर वो कितना बढ़ रहा है या फिर कितना कम हो रहा है, उसकी ग्रोथ जो है वो कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है, लंबाई की बेस पे या फिर विड्थ की बेस पे। और अगर क्वालिटी की बेस पे आएंगे तो आप उसके कलर पे जाएंगे, वगैरह वगैरह। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर उसके बाद हम आते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से मुराद है अंदाजा लगाना, मफरूजा पेश पेश करना अपना, कि
अब टेंटेटिव आंसर टू प्रॉब्लम्स होगा यहाँ पे। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, टेंटेटिव आंसर टू प्रॉब्लम्स के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, शायद का लफ्ज इस्तेमाल होगा। आपने एक लफ्ज ध्यान में रखना है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो शायद का लफ्ज है ना, शायद या फिर अंदाजा, ये आपका हाइपोथेसिस में आएगा। देखिए, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ अभी हाइपोथेसिस का, पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अभी आपने वो पौधे वाले एग्जांपल को जहन में रखना है कि ऑब्जर्वेशन हमने कर ली। अब हाइपोथेसिस, अब आप कहेंगे कि शायद इस पौधे को सही माहौल नहीं मिल रहा, इस वजह से ये मुरझाया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये शायद यहाँ पे धूप कम आ रही है, सनलाइट कम आ रही है, इसका इन्वायरमेंट में सनलाइट कम आ रही है और ये फोटोसिंथेसिस सही तरह से नहीं कर रहा, इस वजह से ये मुरझाया हुआ है। शायद यहाँ का इन्वायरमेंट ही कुछ और है, शायद ये पौधा यहाँ का हो ही ना, किसी और जगह होता। मतलब आप मफरूजा बयान करेंगे, अंदाजा लगाएंगे आप अपना, तो इस चीज को हम कहेंगे हाइपोथेसिस। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस की खुसूसियात क्या है। इसमें प्रपोज द स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम्स, कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट तजवीज करते हैं प्रॉब्लम्स को आंसर, मतलब टू आंसर द प्रॉब्लम, कि उस मसले की हल की एक तजवीज पेश की जाती है। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया भी कि अंदाजा लगाया, देखिए शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन जो आप तजवीज पेश करेंगे वो आपकी ऑब्जर्वेशन से जुड़ी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैंने पीछे पंखे का जिक्र किया था कि आपने दो चीजें माइंड में रखी थी ना, कि वायर का और प्लग का, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। तो जो आपने ऑब्जर्व किया उसी को आप हाइपोथेसिस में लेके आए, और हाइपोथेसिस आपका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि आप अंदाजा लगा रहे हैं दो चीजों का, तो उनसे एक चीज ही ठीक होगी, दोनों तो ठीक नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हो सकता है दोनों ही गलत हो और दोनों ही ठीक हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये भी। अच्छा, उसके बाद दूसरी है मैच विद ऑब्जर्वेशन, जो भी मैंने बात की कि आपने जो भी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस पेश किया होगा वो आपका ऑब्जर्वेशन से मैच करना चाहिए। फिर है टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, फिर आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए भी उसको टेस्ट करना है, कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर ही लेना है, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि यार ये वाकई सही है, क्या ऐसा हो सकता है। और उसके बाद ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, कि ये हमेशा सही भी नहीं हो सकती, कि आप हाइपोथेसिस ऊपर जो मैंने जिक्र किया है कि ये गलत भी हो सकती है और दुरुस्त भी हो सकता है। ये था हाइपोथेसिस। उसके बाद बारी आती है डिडक्शन की। डिडक्शन को जब हमने यहाँ पे देखा था, उसका मतलब था नतीजा अखज करना, किससे? हाइपोथेसिस से। मतलब हाइपोथेसिस से जो आपने अंदाजा लगाया उससे अब हमने एक रिजल्ट निकालना है, हाइपोथेसिस तक की बात कर रहा हूँ। तो वो ये लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम हाइपोथेसिस, कि आप लॉजिकल कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पेश करेंगे हाइपोथेसिस का, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। अब मैंने पहले जिक्र किया था कि इफ और देन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम फिर उस पौधे को जहन में लेके आए कि यहाँ पे हमने पौधे को कहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसी पौधे के बारे में कहूँ कि अगर मैं उस पौधे को छांव से उठा के धूप में रख दूं तब क्या होगा? इफ और देन का इस्तेमाल आ रहा है ना, अगर और तब। अगर मैं इस पौधे को उठा कर रोशनी वाले माहौल में रख दूं तब इस पौधे पर कौन से असरात होंगे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब इफ और देन का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, या फिर आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, लीफ डिस्कोलोरेशन और एंड स्टैंड ऑफ ग्रोथ, कि पत्ते का रंग बदल जाना और ग्रोथ रुक जाना। अब इसको आप डिडक्शन इसकी कैसे बयान करेंगे? कि अगर मैं सॉयल, मतलब इसकी सॉयल चेंज कर दूं, इसमें आयरन डाल दो वगैरह, तो तब इस पे कौन सा असर पड़ेगा? अब ये है कि लीफ है ना, वो अपने रंग तब्दील किया हुआ है, जर्द पड़ गया है और उसकी ग्रोथ भी रुक गई है, तो फिर मैं अपनी डिटेक्शन पेश करूंगा कि अगर मैं इसमें आयरन की मिकदार बढ़ा दूं तो इसकी जो लीफ की डिस्कोलोरेशन ये भी कम हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी और इसकी ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी डिडक्शन होगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? अगर और देन, मतलब इफ एंड देन का इस्तेमाल, जो टर्म होगी वो इसमें इस्तेमाल होगी। उसके बाद अगर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर मैं उस पौधे को उठाकर धूप में रख दूं तब क्या होगा, यहां तक था हमारा डिडक्शन।
अब हम वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब अ टेस्ट डन टू चेक इफ अ हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की उस बेस पे हम देखेंगे कि अब हम उस पौधे को उठाएंगे, गमला जो जिसमें भी लगा होगा उसको अब उठा के अब हम ऐसे इन्वायरमेंट जो कि हमने हाइपोथेसिस में बताया, जिसमें हमने अंदाजा लगाया, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन की, उस बेस पे हम उसको धूप में रखते हैं, जहां से उसको फोटोसिंथेसिस उसको ज्यादा मिलेगी, प्रोसेस ज्यादा करेगा और इससे वो अपनी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ाएगा, मुरझाएगा नहीं। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? हमने उसको उठाकर धूप में रख दिया। अब उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या निकला, जो कि अभी मैंने बताया। जब हमने उसको उठाकर धूप में रखा तो हमारे पास जो आउटकम्स या फिर फाइंडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो भी आए वो ये थी। एक्सपेरिमेंट PE सॉरी, जो भी हमारे पास आई आउटकम्स या फिर फाइंडिंग आई हमसे एक्सपेरिमेंट से, वो क्या आई कि पौधे ने जो ग्रोथ थी वो बढ़ने लगी, पौधा नशोनुमा पाने लगा। पहले मुरझा रहा था, फिर वो अब वो नशोनुमा उसकी बढ़ गई। तो ये था इसका रिजल्ट। पहचान मसले की सबसे पहले रिकग्निशन थी कि हमारा पौधा मुरझाया हुआ था, लेकिन जब हमने रिजल्ट निकाला हमारे पास सोल्यूशन निकल आया है, और वो ये था कि अब पौधा जो मुरझा नहीं रहा, अब वो नशोनुमा पा रहा है। तो इस बेस पे जो साइंटिस्ट हैं वो भी ऐसा ही काम करते हैं, वो भी एक मसले की पहचान करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स वो भी ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर वो उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो अपना हाइपोथेसिस पेश करते हैं। हाइपोथेसिस मुकम्मल होने के बाद वो डिडक्शन की तरफ आते हैं, और डिडक्शन जब कंप्लीट हो जाता है फिर वो एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट उनका कंप्लीट हो जाता है फिर वो उससे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक रिजल्ट उनके पास एक समरी बन जाती है किस्म की। फिर वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर या फिर किसी भी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, या फिर ऐसी जगह जहां पर उनको रिप्रेजेंट किया जा सके वो उसको प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी। तो ये साइंटिफिक मेथड, ये एक ऐसा मेथड है, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि ये इन स्टेप की बेस पे हम अपने एक प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ आ गया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।